नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 18 जून के करंट अफेयर्स। और दोस्तों 18 जून के करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले हम एक स्टेटमेंट पे जाते हैं जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजीत डोभाल ने दिया है। और उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ होता अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसा सच में हो सकता था कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते, वहाँ एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते और देश के आज़ादी के समय वो एक एक्टिव लीडर रहते, तो क्या हमारे देश का पार्टीशन नहीं होता? तो दोस्तों आइए कुछ विश्लेषण करते हैं इस बात का कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश का पार्टीशन रोक सकते थे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मार्च 23 1940 में जिन्ना ने लाहौर में एक स्पीच दिया था। 1940 मार्च 23 में जिन्ना ने लाहौर में एक स्पीच दिया था और उसमें उन्होंने हिंदुओं के अगेंस्ट बहुत ही खरी खोटी बातें कही थी, बहुत ही उल्टी सीधी बातें कही थी। और वहाँ से उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट देश चाहिए जो पाकिस्तान होगा। उन्होंने ये 1940 में ये नेशनल पॉलिटिक्स में क्लियर कर दिया था कि अब वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते, देश के मुस्लिम हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते। उनका ये कहना था कि जो देश के जो मुस्लिम्स हैं उनका जो कल्चर है वो इंडियन से काफ़ी हिंदुस्तानी हिंदुओं से काफ़ी डिफरेंट है और वो दोनों एक साथ एक जगह नहीं रह सकते। और उन्होंने हिंदुओं के प्रति और लाला लाजपत राय, तिलक और जो हमारे हिंदू नेशनलिस्ट लीडर थे उनके प्रति बहुत ही उल्टी सीधी बातें कही थी। तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनका आह्वान किया और उनसे कहा कि ये सारे स्टेटमेंट्स वो अपनी बातों से जो हिंदुओं के अगेंस्ट कहे गए हैं वो हटा लें और उसके बदले में वो चाहें तो भारत के आज़ादी के बाद वो देश के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। लेकिन जिन्ना ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि जिन्ना को ये पता था कि अब जो मुस्लिम मेजॉरिटी है देश की वो उनके साथ है और अब वो आज नहीं तो कल एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान देश ले ही लेंगे। ऐसे ही कुछ आह्वान इनसे सी राजगोपालाचारी ने भी किया था, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी थी। और आपको दोस्तों पता ही है कि उसके बाद नेताजी 1941 में भारत छोड़ के चले गए, वो जर्मनी गए। फिर 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज की रचना की सिंगापुर में, जो एक आर्मी थी ब्रिटिश से इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए। उसका एम था कि वो एक आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू इंडिया को ब्रिटिश के उत्पीड़ना से आज़ादी दिला देगी। और फिर 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। हालांकि बहुत सारे स्कॉलर्स डाउट करते हैं कि ऐसा कांग्रेस ने बताया है कि 1945 में उनकी मौत हो गई, लेकिन इसका कोई एक स्पष्टीकरण आज तक हमें जानने को नहीं मिला। और दोस्तों 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ जहाँ पे काफ़ी हिंदुओं को मैसकर किया गया, जहाँ हिंदू मुस्लिम काफ़ी दंगे हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस समय नहीं मौजूद थे, 1946 में नहीं थे, 1945 में ही उनका देहांत हो गया था। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर 1945 में उनका देहांत ना होता, 1946 में वो रहते और 1947 में आज़ादी के समय अगर वो रहते तो केस काफ़ी डिफरेंट होता। दोस्तों जिन्ना 1940 में वो भाषणों तक वो सीमित थे, वो हिंदुओं के अगेंस्ट और एक अखंड भारत के अगेंस्ट वो भाषण देते थे। लेकिन 1945 तक उनके टोन में मिलिटेंसी आ गई थी और वो हिंदू मुस्लिम दंगे फैलाने में उनका काफ़ी रोल रहता था। और उस समय नेताजी हमारे बीच नहीं थे। लोगों का ये कहना है कि नेताजी अगर हमारे बीच होते तो जिन्ना को ये वो ऐसा करने से ज़रूर रोकते और बहुत ही इफ़ेक्टिवली रोक सकते थे। 1947 में अगर वो ज़िंदा होते तो शायद वो पार्टीशन ना होने देते और वो बहुत ही हाई हैंडेडली ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे मुस्लिम लीग के उनको हैंडल करते, क्योंकि 1930 में वो कलकत्ता के मेयर भी रह चुके थे। तो उन्हें सारी ग्राउंड स्थिति पता थी और शायद अगर वो रहते तो 1947 में जो दंगे हुए, जो पार्टीशन हुआ, वो नहीं होता। तो एक तरह से हमारे जो NSA है उन्होंने ये बात सही कही कि अगर नेताजी होते तो शायद इंडियन हिस्ट्री का जो कोर्स है वो कुछ अलग होता, शायद हमारा देश पार्टीशन ना होता और ये जो कश्मीर और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो ना होती। लेकिन 1945 में ही उनके दुखद मृत्यु हो गई और जब बाकी आप जानते ही हैं। इसके साथ साथ अजीत डोभाल ने कुछ और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो नेताजी थे उनका जो पर्सनैलिटी थी, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो महात्मा गांधी के बराबर थी। और ये बात कुछ हद तक सही भी है क्योंकि उनकी फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा थी इंडिया में।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करते थे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंसी से भी रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उनके जो विचारधारा थी वो महात्मा गांधी की विचारधारा से नहीं मिलती थी। और हमारे NSA दोवाल जी ने ये भी कहा कि हमारा जो देश है वो हमेशा उसमें वहाँ बहुत स्किल्ड लोग आए, बहुत ही बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स आए, लेकिन डिफेंस को लेके हमारा देश कभी भी सजग नहीं रहा। और जिसकी वजह से हमारे देश पे कई आक्रमण हुए। मंगोल्स ने हमारे देश में आक्रमण किया, मुगल्स ने हमारे देश में आक्रमण किया। और यही नहीं, आज़ादी के बाद भी हमने ये सोचा कि हमारे पास आर्मी होनी ही नहीं चाहिए। उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उस समय के जो नेशनलिस्ट थे, जो लीडर्स थे, वो ये सोचते थे कि आर्मी हमारे देश में होनी ही नहीं चाहिए। और ये सोच उनकी 1962 तक थी। जब हम इंडिया चाइना वॉर में गए तब उन्हें लगा कि नहीं, हमारे देश की आर्मी मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो हमारे देश की रक्षा नहीं हो सकती, न हो पाएगी, और आक्रमणकारी हमारे देश पे आक्रमण करते रहेंगे। और तब से लेके हमने डिफेंस में खर्चा करना चालू किया, डिफेंस को अपने मजबूत करना चालू किया। और अजीत डोभाल का ये भी कहना है कि 2014 के बाद डिफेंस में हमने डिस्प्रोपोर्शनेट खर्चा किया, जिससे हमारे देश की आज बहुत ही डिफेंस व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है कि हम पाकिस्तान और चाइना को 2 फ्रंट वॉर पे भी चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो NSA हैं उनकी बात पे आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन। दोस्तों, हाल ही में बंगाल की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि वहाँ के हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई, जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ जो वायलेंस हो रहा है पंचायत इलेक्शन में बंगाल में, उसको रोक पाने में वो कारगर नहीं है। तो इसीलिए अब सेंट्रल फोर्सेस जो है यहाँ वायलेंस रोकने का और पंचायत चुनाव कराने का वो ज़िम्मा उठाएं। तो इसके अगेंस्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब दोस्तों, नेचुरल सी बात है, स्टेट इलेक्शन कमीशन में ज़्यादा प्रभाव होता है स्टेट गवर्नमेंट का। और जब हाई कोर्ट ने जब ये देखा कि वहाँ काफ़ी वायलेंस हो रहा है, तो उन्होंने ये एक सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल आर्म फोर्सेस को आने के लिए कहा कि वो ये जो वायलेंस हो रहा है पंचायती इलेक्शन में उसको रोक सकें, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको रोकने में कामयाब नहीं हो रही है। तो इसके अगेंस्ट ये चलेगा, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंसी दिखाता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के वायलेंस रोकने में कारगर नहीं हो रही है, इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस की यहाँ ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, इस पर काफ़ी पॉलिटिक्स भी खेला जा रहा है। तो अब ये मामला मोर और एडमिनिस्ट्रेटिव से हटकर पॉलिटिकल हो गया है, और इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी अपनी सफाई दे रही है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ की पुलिस ये हैंडल करने में कारगर है। और सेंट्रल में जो बीजेपी गवर्नमेंट वो कह रही है कि ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट वहाँ टोटली फेल्ड है, और उसने पंचायत इलेक्शन में जो वहाँ हिंसा हो रही है उसको रोकने में वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, और इसीलिए अब वहाँ पे केंद्रीय बलों की आवश्यकता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा कुछ बातें हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लें। स्टेट इलेक्शन कमीशन दोस्तों हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये आर्टिकल 243K में स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है पंचायत के लिए। और दोस्तों, आर्टिकल 243ZA में म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। दोस्तों, आपको पता ही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो यूनियन और स्टेट्स में इलेक्शन प्रोसेस करवाने के लिए ज़िम्मेदार होता है। दोस्तों, सिर्फ यूनियन और स्टेट में, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में नहीं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाती हैं। और जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 324 से 329 के बीच में जो आर्टिकल्स है वो इनके बारे में चर्चा करते हैं, और जो इनके पावर्स, अथॉरिटीज़ और अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताते हैं, जो कि हमारे पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में दे दी, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं एक नए एक्ट पे जो राजस्थान में इस समय सुर्खियाँ बटोरे हुआ है, राइट टू हेल्थ एक्ट राजस्थान। वो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो महाराष्ट्र की टीम है वो अभी राजस्थान गई थी, राजस्थान के हेल्थ केयर मॉडल को जांचने समझने के लिए, और वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि राइट टू हेल्थ एक्ट जो राजस्थान में जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस एक्ट के बारे में कुछ आपको जानकारी दे दें। दोस्तों, ये
राइट टू हेल्थ एक्ट 2022 में 2022 में ये राजस्थान में इनेक्ट किया गया और ये फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज देती हैं जो यहाँ के जो राजस्थान के रेसिडेंट्स हैं। और दोस्तों इसमें जो कंट्रोवर्शियल मुद्दा ये है कि ये फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज वो प्राइवेट क्लिनिक्स में भी जाके ले सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन है स्टेट्स के वो है कि उनको सारे प्रिस्क्राइब्ड जो हेल्थ मॉडल है वो फॉर्मुलेट करने हैं। वो हेल्थ मॉडल एक ऐसा फॉर्मुलेट करना है कि जिसमें हर व्यक्ति को फ्री हेल्थ सर्विस वहाँ मिल जाए। और जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्हें बनाया जाएगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि ये राइट टू हेल्थ जो एक्ट है उसका क्रियान्वयन कर पाएँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और दोस्तों राइट टू हेल्थ एक्ट को एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। ये राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट नहीं है। तो दोस्तों ये थोड़ी जानकारी थी राइट टू हेल्थ एक्ट के बारे में। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए इसमें दोस्तों प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि जो हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल कॉमर्शियल बेसिस पे खोलते हैं उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे जो व्यक्ति आ रहे हैं जो भी लोग आ रहे हैं उनको फ्री में हेल्थ केयर दे सकें, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और इसमें उनको काफ़ी लॉस हो सकता है। तो इसलिए प्राइवेट हेल्थ हॉस्पिटल्स ने इसका काफ़ी विरोध किया। दूसरी बात ये है दोस्तों कि इसमें जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो उनकी काफ़ी कमी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की काफ़ी कमी है। तो इसकी वजह से भी ये इसको इम्प्लीमेंट करने में राजस्थान गवर्नमेंट को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों ऐसा स्कीम अभी तक किसी स्टेट ने भी लागू नहीं किया कि तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को भी कैसे किया जाएगा, कैसे सबको राइट टू हेल्थ प्रोवाइड कराया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चैलेंजेस बहुत हैं, रिसोर्सेज कम हैं, तो और अपोजिशन भी बहुत है। प्राइवेट हेल्थ जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वो इसका बहुत अपोजिशन कर रहे हैं। तो देखिए ये देखना होगा कि इसको कैसे ये गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पॉस्को एक्ट। दोस्तों आज के हिंदू खबर में निकली कि केरला के फेक एंटिक्स डीलर जो है उनको पॉस्को एक्ट केस में सज़ा हुई। दोस्तों पॉस्को एक्ट अभी आपने बृजभूषण शरण सिंह के संदर्भ कंटेक्स्ट में भी सुना होगा, हालांकि उनके ऊपर से पॉस्को एक्ट को ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन ये न्यूज़ में है तो हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों पॉस्को एक्ट को कब लागू किया गया था? 14 नवंबर 2012 में। और ये हमारे देश ने जो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1992 में जो साइन किया है वो उसके क्रियान्वयन के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोकल डोमेस्टिक लेवल पे ये एक्ट बनाया गया था। और दोस्तों इस एक्ट को कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों इसमें चिल्ड्रन का डेफिनेशन क्या है? कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल से कम है उसे चिल्ड्रन माना जाएगा। और ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब कि जो पॉस्को एक्ट है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है वो मेल चाइल्ड के अगेंस्ट भी हो सकते हैं और फीमेल चाइल्ड के भी अगेंस्ट हो सकते हैं। और दोस्तों इसमें पनिशमेंट क्या है? इसमें दोस्तों पनिशमेंट है 20 ईयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। जैसे ये भाई साहब हैं, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया इस केस में, तो इसमें 20 ईयर्स तक की सज़ा हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोस्तों हमारे देश में अभी हाल ही में देखा गया कि यूएस ब्रिटेन और कनाडा में हमारे जो हाई कमीशन हैं और हमारे जो कॉन्सुलेट्स हैं उस पे खालिस्तानी आतंकवादियों ने, खालिस्तानी जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने हमला कर दिया। और हमला करने की वजह से हमारे जो विदेश में एम्बेसीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी पे सवाल उठने लगे। और इसके लिए हमारे देश ने इन देशों की गवर्नमेंट को भी तलब किया, क्रिटिसाइज़ किया कि आप हमारे देश की जो एम्बेसीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार हैं और जिसको आपने पूरा करने में आप फेल हो गए हैं। और इस वजह से आप हमें जवाब दीजिए कि क्यों आप ऐसा करने में फेल हो गए। और अब दोस्तों हमारे गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लिया है कि एनआईए अब इसका प्रोब करेगी। एनआईए अब ये इस घटना का जांच करेगी कि कौन से खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जिन्होंने यूएस में, कनाडा में हमारे देश की एम्बेसीज़ पे हमला किया है। यूएस के सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों अभी हमला हुआ था हाल ही में, जिसमें हमारे जो हमारा इंडियन कॉन्सुलेट है उस पर हमला किया गया था। वहाँ प्रोटेस्टर्स वायलेंट हो गए थे। इसके साथ साथ ब्रिटेन में भी हुआ था, जिसकी तस्वीरें सारी दुनिया में देखी थी। और कनाडा में हमारे हाई कमीशन के सामने आम तौर पे तो होता ही रहता है।
कनाडा की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी NIA ने USA और मेनली USA और कनाडा में जो भी हाई कमीशन और कौंसलेट में जो ये खालिस्तानी आतंकवादियों की घटनाएं हुई हैं उसको जांच करने का जिम्मा लिया है। और अब दोस्तों थोड़ा सा NIA के बारे में भी हम जान लेते हैं कि NIA है क्या। दोस्तों NIA एक काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसको 2008 में मुंबई में टेरर अटैक के बाद बनाया गया था और इसे पार्लियामेंट के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा गठित किया गया है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा गठित किया गया है। और दोस्तों ये क्या करती है, ये टेरर ऑफेंस, वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो इस तरह के इवन साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के क्राइम्स के अगेंस्ट, इस तरह के जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं उनके अगेंस्ट ये एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है। और इस एजेंसी को किसी भी स्टेट से कोई भी इंक्वायरी करने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि CBI के केस में आपने देखा कि अभी तमिलनाडु ने हाल ही में CBI से जनरल कंसेंट, जिसको हम कहते हैं जनरल कंसेंट, वो वापस ले लिया था। तो इस तरह की जनरल कंसेंट की ज़रूरत NIA को कहीं भी नहीं पड़ती है। तो NIA एक स्टैट्यूटरी संस्थान है जो देश में कहीं भी जाके बिना किसी परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को NIA को हेल्प करना होता है, उसको पूरा सपोर्ट देना होता है। तो दोस्तों ये था NIA के बारे में थोड़ा सा जान लिया। और ये अब जो हमारे कॉन्सुलेट्स पे हमला हुआ है उनकी भी जांच करेगी और ये पता करेगी कि ऐसे कौन से खालिस्तानी एलिमेंट हैं जिन्होंने ये कराया और उनके खिलाफ कड़े एक्शन का रिकमेंडेशन भी देगी। दोस्तों अब आते हैं G20 एंड अफ्रीकन यूनियन। दोस्तों हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने G20 में अफ्रीकन यूनियन के भी मेंबरशिप का प्रपोजल रखा है। दोस्तों ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन जो है एक अफ्रीका के 55 देशों का एक यूनियन है और इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, काफ़ी पॉपुलेशन है जिनकी बात सुनी जानी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को समझी और उन्होंने ये प्रपोज़ल रखा कि जो G20 में जो दुनिया के 20 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं उसमें अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया जाए और इनकी भी बातें वर्ल्ड लेवल पे सुनी जाए। और ऐसा करने के लिए उन्होंने हमारे देश में जो G20 की मीटिंग चल रही है उसमें आह्वान किया है और उनके इस कदम को बहुत ही बोल्ड स्टेप कहा गया है। और ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आप देखें कि अफ्रीकन यूनियन को भी इंडिया के आह्वान पे G20 में शामिल कर लिया जाए। थोड़ा अफ्रीकन यूनियन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अफ्रीकन यूनियन में जैसा मैंने बताया 55 स्टेट्स हैं, 55 देश हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। और दोस्तों ये कब बना था? 2002 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी पहले इसको कहते थे और फिर 2002 में डरबन डिक्लेरेशन हुआ था साउथ अफ्रीका में, जिससे इसका नाम अफ्रीकन यूनियन कर दिया गया और ऑफिशियली इसको हम अफ्रीकन यूनियन यानी AU के नाम पे से जानते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट खबर पे, डिफेंस डायलॉग ऑन आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में जो डिफेंस डायलॉग में भाग लिया, डिफेंस डायलॉग ऑन आत्मनिर्भर भारत में भाग लिया और उसमें उन्होंने काफ़ी स्कीम्स और काफ़ी बातें बताई जो हमारे देश में जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम जैसे जैसे वर्ल्ड और ग्लोबलाइज होता जा रहा है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे देश को अब डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट होने की ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि आजकल हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट्स जो है वो रशिया से है और रशिया अब पाकिस्तान के नज़दीक जा रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया है और अब रशियन जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स भी देने के बारे में सोच रही है। तो ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है और इंडिया अब रशिया पे बहुत ज़्यादा दिन अपने आर्म इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकता। तो इसीलिए इंडिया को अब डिफेंस इंडस्ट्री में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा और जिसके परिणाम स्वरूप अब इंडिया में 2 जगह यूपी में और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे। तो दोस्तों यही राजनाथ सिंह का भी कहना था कि अब जो यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना जाएंगे जिससे हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और उन्होंने
डिफेंस इसके लिए 2500 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके हैं यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। और यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में क्या क्या चीज़ें बनेंगी दोस्तों, ये सिर्फ वॉरफेयर और एयरक्राफ्ट्स और ब्रह्मोस मिसाइल ये सब ही सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं होंगी, बल्कि जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं और जो और तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसको भी प्रोड्यूस किया जाएगा। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल, एयरक्राफ्ट और वॉरफेयर के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इस कॉरिडोर में बनाने के लिए कहा गया है। तो राजनाथ सिंह ने भी यही कहा कि इसको हम यहाँ बनाएंगे। दोस्तों हम लोग आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मिसाइलों की जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उस पर हम रशिया या उन देशों पर डिपेंडेंट रहते हैं जहाँ से हम ये टेक्नोलॉजी लेते हैं। तो अब ये मिसाइल हमारे देश में आ तो जाते हैं, लेकिन हमें इनके स्पेयर पार्ट्स वहाँ से लेने पड़ते हैं जो वो कभी भी रोक सकते हैं, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। तो अब इंडिया उसको यहाँ खुद बनाएगी और उसके स्पेयर पार्ट्स को की सीमलेस जो उसका मैन्युफैक्चरिंग है करेगी और उसकी कमी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं होने देगी। दोस्तों नेक्स्ट खबर पे आते हैं, मणिपुर वायलेंस। दोस्तों ये मणिपुर वायलेंस पिछले 1 महीने से लगातार चला जा रहा है और यहाँ ये जो वायलेंस है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं कि मणिपुर वायलेंस आखिर हो क्यों रहा है। देखिए इस पे अपोजिशन पार्टीज़ टारगेट कर रही हैं हमारे करंट गवर्नमेंट को कि हमारी करंट गवर्नमेंट मणिपुर वायलेंस रोकने में एकदम नाकाम है और वो उसे नहीं रोक पा रही है। तो दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं मणिपुर वायलेंस आखिर हो क्यों रहा है। देखिए दोस्तों पहले थोड़ा समझते हैं कि मणिपुर जो है वो एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह है। थोड़ा उसकी जोग्राफिकल लोकेशन से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि एक्चुअली मणिपुर में चल क्या रहा है। तो ये एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह है जिसमें बीच में वैली है और इसके जो स्टेडियम में जहाँ लोग बैठते हैं वो हिल्स हैं। ये जो वैली है ये सिर्फ 10% एरिया है और जो हिल्स है वो है 90% एरिया। दोस्तों इस वैली में नॉन ट्राइबल मीटी कम्युनिटी रहती है और जो ये हिल एरिया है इसमें दोस्तों जो एसटी कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, वो नागा है और कुकी कम्युनिटी रहती है। तो दोस्तों ये मीटी कम्युनिटी ने अभी हाल ही में एक जो यहाँ की स्टूडेंट यूनियन है उसने एक सॉलिडरिटी मार्च निकाली और उसने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से जो एक कमेटी गठित की गई थी जिसने ये रिकमेंड किया था कि मीटी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दे दिया जाए, उस पर अमल किया जाए। और इसके विरोध में नागा और कुकी कम्युनिटीज़ ने इसका विरोध किया और जिससे हिंसा भड़क गई। और हिंसा इतनी भड़क गई दोस्तों कि आज एक यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे केंद्र के, उनके घर को मणिपुर में जला दिया गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि घटना किस स्तर तक पहुंच चुकी है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। और मीटी और जो वहाँ के एसटी, नागा और कुकी कम्युनिटीज़ हैं उनमें कितनी रिफ्ट पैदा हो गई है इसको लेके और कितना टेंशन वहाँ चल चुका है, जिसके लिए हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह भी वहाँ गए थे। लेकिन बातचीत और सारे आश्वासन देने के बाद भी ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। तो अब आगे इसमें क्या होगा, इस हिंसा को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल तो ये रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। और दोस्तों जो एसटी कम्युनिटीज़ हैं, नागा और कुकीज़, ये इसका अपोजिशन क्यों कर रहे हैं? बेसिकली ये क्रिश्चियंस हैं और जो यहाँ के जो मीटी कम्युनिटी है वो हिंदू और मुस्लिम है। तो ये नागा और कुकी कम्युनिटीज़ का इसको क्यों मना कर रहे हैं कि इनको एसटी के अंतर्गत रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि उनका कहना है कि मीटी कम्युनिटीज़ को डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल एडवांटेज है। इसका मतलब कि डेमोग्राफिकली वो वहाँ की जो मीटी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी और लिटरेट और अच्छी पॉपुलेशन है, वेल ऑफ पॉपुलेशन है। और उनको पॉलिटिकल एडवांटेज भी है क्योंकि उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। और अगर इनको एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो इनको काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिससे कि जो कुकी और नागा कम्युनिटी है उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ घटेंगी। और इनका ये कहना है कि इनको मीटीज़ को ऑलरेडी एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत फ़ायदा मिल रहा है, तो अब इन्हें एसटी स्टेटस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और चूँकि जो मीटी कम्युनिटी है वो वैली एरिया में रहती है, प्लेन एरिया में रहती है, तो जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्हीं एरियाज़ में जाते हैं, हिली एरियाज़ में नहीं आते हैं। तो इस वजह से भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो चाहती हैं कि इन्हें कोई रिजर्वेशन ना मिले, ये ऑलरेडी वेल ऑफ है। तो दोस्तों ये रीज़न है, वो चाहते हैं कि इनको ना मिले, लेकिन मीटी कम्युनिटी चाहती है कि हमें
ST स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। बाकी हम मतलब पॉपुलेशन में तो ज़्यादा है, लेकिन हम रिसोर्सेज कम कंट्रोल करते हैं, और ST स्टेटस मिले बिना इनकी जो कम्युनिटी है उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये इशू है दोस्तों, और इसके लिए हिंसा हो रही है। वहाँ के जो विलेज गार्ड कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे पे हमला कर रही हैं। वो एक विलेज से दूसरे विलेज में हमला करती हैं, और इससे बहुत हिंसा होती है, बहुत लोगों की जान जाती है। जो वहाँ के इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं उन्होंने इसमें हाथ होने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और इंसर्जेंट्स ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मणिपुर और इंसर्जेंट्स की जो ग्रुप है और हमारे गवर्नमेंट में बात हो रही है, सीज़ फायर है, और इसीलिए इंसर्जेंट्स ग्रुप ने इसमें कोई भी रोल होने से अपना मना किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिपारजॉय दोस्तों, ये भी काफ़ी न्यूज़ बना रहा है। और अभी अब जो गुजरात में जो अभी बिपारजॉय अब कमज़ोर पड़ गया है, तो उसने काफ़ी डैमेज मचाया है गुजरात और राजस्थान में, और कुछ कोस्टल एरियाज़ महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र के भी कुछ कोस्टल एरियाज में। तो अब वो एरियाज़ नॉर्मेंसी पे रिटर्न हो रहे हैं। तो दोस्तों बिपारजॉय क्या है दोस्तों, बिपारजॉय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों बिपारजॉय एक डीप डिप्रेशन मतलब साइक्लोनिक डिप्रेशन है साउथ अरेबियन सी में। मतलब ये हमारा देश है भारत, ये गुजरात है, और ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। तो साउथ अरेबियन सी में एक डीप डिप्रेशन हुआ है दोस्तों, और उसमें उस डिप्रेशन से एक साइक्लोन बना, और साइक्लोन जो है वो गुजरात पाकिस्तान और महाराष्ट्र के तट पे की तरफ जाने लगा। और दोस्तों इसके जो मोस्ट इफेक्टेड ये, मतलब पहले तो कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की तरफ जाता, लेकिन फिर इसने अपना रुख चेंज करके वो गुजरात की तरफ चला गया। और बिपारजॉय जो नाम है दोस्तों वो बांग्लादेश ने रखा है। और आप जानते ही हैं दोस्तों, जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनका नाम अलग अलग कंट्रीज़ रखती हैं रोटेशनल बेसिस पे। और वो कंट्रीज़ जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, जो छः रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोनिक वार्निंग सेंटर जो हैं वो रखते हैं, जो अलग अलग देशों में स्थित हैं। तो दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही विनाशकारी था, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था, खासकर गुजरात में। और हमारी जो NDRF और SDRF की टीमें हैं उन्होंने यहाँ भी बहुत ही बढ़िया काम किया, जिसकी वजह से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, और काफ़ी हद तक इन्होंने ये क्राइसिस अवॉइड कर दिया। और अब देखिए गुजरात नॉर्मेंसी की तरफ पे रिटर्न कर रहा है, जो कि इस न्यूज़ में बताया गया है। अब दोस्तों आते हैं इन्वेस्टिगल एंटीबायोटिक्स। तो ये इन्वेस्टिगल एंटीबायोटिक्स, ये सब टर्म्स आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये टर्म आपको याद रखना होगा, क्योंकि UPSC ऐसे टर्म्स पूछ लेती है एग्ज़ाम में। UPSC आजकल ऐसे टर्म्स और ऐसी चीज़ें पूछ रही है जो थोड़े काफ़ी जो न्यूज़, मतलब आपके जहन में नहीं आएंगे, जो न्यूज़ में नहीं चलता है, या फिर जो बहुत माइनर न्यूज़ है और इम्पॉर्टेंट टर्म है उनको UPSC पूछ लेता है। तो ये इन्वेस्टिगेशनल एंटीबायोटिक्स एक इसी तरह का न्यूज़ है, एक इसी तरह का टर्म है जिसको आपको याद रखना है। दोस्तों ये क्या है, DGCI ने अभी हाल ही में कुछ इन्वेस्टिगेशनल एंटीबायोटिक्स के इमरजेंसी यूज़ के लिए गवर्नमेंट से अनुमति मांगी है। दोस्तों इन्वेस्टिगेशनल एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं दोस्तों, इन्वेस्टिगेशनल एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो अभी मार्केट में नहीं है, जो ट्रायल्स के लिए ह्यूमन पे यूज़ किए जाते हैं कि हाँ ये कारगर हैं कि नहीं। जब वो ट्रायल में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो मार्केट में आ जाते हैं और वो एक जनरल मेडिसिन की तरह बिकते हैं। तो ये अभी ट्रायल वाले जो मेडिसिन होते हैं, जो अभी ह्यूमन ट्रायल के लिए जिसको मान्यता दे दी गई है, उन्हीं को हम इन्वेस्टिगेशनल एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब दोस्तों इन्वेस्टिगेशनल एंटीबायोटिक्स के लिए DGCI ने क्यों मान्यता मांगी है दोस्तों, इसका मेन रीज़न ये है कि कुछ ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस जो हैं, वो जो आम ड्रग्स जो मार्केट में हैं उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। तो DGCI ने कहा है कि जैसे हमने कोविड में इमरजेंसी यूज़ दिया था कुछ ड्रग्स को लोगों पे यूज़ करने के लिए, वैक्सीन्स को लोगों को यूज़ करने के लिए, ताकि वो सिचुएशन को कंटेन किया जा सके, इसी तरह ड्रग इन्फेक्शंस को रोकने के लिए ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस को रोकने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन एंटीबायोटिक्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन मेडिसिन हैं, उनको यूज़ करने की अनुमति दी जाए। तो अब गवर्नमेंट इसकी अनुमति देती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये टर्म आपको इन्वेस्टिगेशनल एंटीबायोटिक्स याद रखना पड़ेगा, ताकि आप एग्जामिनेशन में अगर ऐसा कोई टर्म पूछा जाए तो उसका आप सही जवाब दे सकें।
कैनेडियन ड्रीम ऑफ पंजाब यूथ। देखिए दोस्तों, ये भी एक न्यूज़ में चल रहा है। अभी हाल ही में 700 हमारे देश के जो यूथ थे, पंजाबी यूथ थे, वो कनाडा में स्ट्रैंडेड हो गए क्योंकि वो यहाँ से कुछ तस्करों ने उनको इल्लीगल तरीके से कनाडा भेज दिया था। जब वहाँ वो पहुँचे तो पता चला कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है, इसलिए वहाँ स्ट्रैंडेड हो गए और कई लोगों को डिपोर्ट कर, फिर उनके डिपोर्टेशन की बात चलने लगी, लेकिन गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से मामले को सुलझा लिया गया, कंटेन कर लिया गया। तो दोस्तों अब ये है क्या, देखिए आज ये हिंदू में एक खबर निकली है, कैनेडियन ड्रीम ऑफ पंजाब यूथ। दोस्तों जैसे हम लोग यूपी में और बिहार में यूपीएससी और सिविल सर्विसेज क्लियर करने का सपना देखते हैं, वैसे पंजाब के जो यूथ हैं उनका ड्रीम है कि वो कनाडा जाके कमाई करें, कनाडा जाके पैसे कमाएं। तो इसके लिए वो मेहनत करते हैं, वो आइलेट्स वगैरह जैसे एग्ज़ाम्स भी देते हैं और वो वहाँ जाते हैं जॉब्स के और बेटर लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड के एवज़ में। लेकिन आजकल अभी हाल ही में ये जो 700 यूथ के साथ हुआ, तो उसमें से ये बात निकल के आई कि जो फ्रॉड लोग हैं, जो चीटर्स हैं, जो ऐसे यूथ के इमोशंस का, ऐसे यूथ की ज़रूरतों का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो उनका बिज़नेस कैसे फ्लरिश कर रहा है और उसकी वजह से वह हमारा यूथ कैसे झेल रहा है। हो सकता है वो जाएँ वहाँ पढ़ाई शुरू करें और बीच में पता चले वहाँ की अथॉरिटीज़ को कि ये जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इल्लीगल हैं, तो उनकी पढ़ाई पे, उनके करियर पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये जो आर्टिकल है वो इसी के बारे में कर रहा है कि हमारे देश में जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कंटेन करने की ज़रूरत है। और जो कैनेडियन ड्रीम, और काफ़ी एग्जांपल्स भी उन्होंने दिया कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन की जमा पूंजी करके अपने बच्चों को कनाडा भेजा, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की वजह से उनके करियर्स तबाह हो गए। तो दोस्तों ये छोटा सी एक मतलब आपको बताने का ज़रिया है कि कैसे कनाडा से जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में संज्ञान लेने की ज़रूरत है और इस पर एक्ट करने की ज़रूरत है। दोस्तों अभी हाल ही में रशिया और अफ्रीका मीट हुई है सेंट पीटर्सबर्ग में, और दोस्तों इसमें एक अजीब सी बात हो गई। एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि जो अफ्रीकन देश हैं उन्होंने रशिया को यूक्रेन से बात करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि हम मीडिएट कर सकते हैं, अगर आप चाहें आप यूक्रेन से बात करिए और ये वॉर को एंड करिए। तो इस पे जो व्लादिमीर पुतिन है इस पे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि रशिया ऐसा नहीं करेगी और आप जो ये बात बोल रहे हैं आप वेस्ट के बहकावे में आके ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए, साउथ अफ्रीकन जो लीडर हैं उनके लिए ये थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया कि रशिया ने उनकी बात नहीं मानी और इस तरह से बोल दिया। लेकिन ये अभी हाल ही में खबर हुई है और इससे ये दिखाता है कि रशिया यूक्रेन को लेके कितना मतलब एडमेंट है। वो यूक्रेन से वॉर ख़त्म नहीं करना चाहता और यूक्रेन को किसी भी तरह से जीतना चाहता है। दोस्तों ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रशिया जब यूक्रेन पे वॉर शुरू किया था तो उसने सोचा था कि क्रीमिया की तरह यूक्रेन भी केक वॉक होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। रशिया को बहुत रिवर्सेस फेस करने पड़े, इसके काफ़ी सैनिक मारे गए और एक तरह से रशिया की जो इंटरनेशनल छवि है उस पर बहुत ही बट्टा लग गया। काफ़ी देशों ने उस पर सैंक्शंस तो लगाए, लेकिन जो देश ये समझ रहे थे कि रशिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है, वो अब जो रशिया की एक इमेज थी वो अब धूमिल होती हुई दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को पे कब्ज़ा नहीं कर पाया, जो रशिया यूक्रेन में चाहता था वो कर नहीं पाया और यूक्रेन ने बहुत ही बहादुरी से रशिया का सामना किया और रशियन फोर्सेस को कंटेन करके रखा। ये वॉर अभी भी चल रहा है, लेकिन दोस्तों इस वॉर के परिणाम बहुत ही ख़राब हैं। बच्चे, औरतें और आम नागरिक मारे जा रहे हैं, वॉर रुक नहीं रहा। तो अब वर्ल्ड लीडर्स, ये समय आ गया है कि वर्ल्ड लीडर्स एक साथ आएँ और रशिया को और यूक्रेन को एक टेबल पे लाएँ ताकि ये जो ब्लडशेड है वो रोका जा सके। इसमें न पुतिन का कुछ हो रहा है न ज़ेलेंस्की का कुछ हो रहा है, ये लोग तो अपने महलों में हैं, बट जो आम पब्लिक है वो मारी जा रही है, जो बेचारे सोल्जर्स हैं वो मारे जा रहे हैं। मिल किसी को कुछ नहीं रहा है सिवाय डिस्ट्रक्शन के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं, यूएस चाइना टाई। दोस्तों अभी हाल ही में जो यूएस के डिप्लोमेट हैं एंथनी ब्लिंकन, वो चाइना की विज़िट पे गए हैं और मतलब वो इसलिए गए हैं कि चाइना से कुछ बातों में ब्रेक थ्रू हो। कौन सी बातें? जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स
चल रही हैं अमेरिका और चाइना के बीच में, जो ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में, उस पर कुछ बात हो और उस पर कुछ ब्रेक थ्रू हो। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं अमेरिका में और चाइना में, वो दोनों ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि दोस्तों न चाइना अपने स्टैंड पे नरमी बरतने की कोई सिग्नल दे रहा है, ना यूएसए दे रहा है। यूएस और चाइना के बीच में इस समय जो सबसे बड़ा मैटर है वो है ताइवान का, जिसको यूएस सपोर्ट करती है, और चाइना जिस पे हाई हैंडेडनेस दिखा रही है, जिसके अराउंड मिलिट्री ड्रिल्स कर रही है। तो और वो ये ड्रिल्स रोक नहीं रहा है। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश चाइना से बात करने जाता है तो बातचीत के बाद चाइना उसे और उकसाती है, उसके ऊपर कोई ऐसी हरकत करती है जिससे वो कंट्री और नाराज़ हो जाए। जैसे हो सकता है कि अभी एंथनी ब्लिंकन जब चाइना से चले जाएं तो वो चाइना पे वापस मिलिट्री ड्रिल करना चालू कर दे। तो चाइना ऐसा करता रहता है, इसीलिए लोगों को इस टॉक से बहुत उम्मीद नहीं है, और ऐसा पास्ट में भी होता रहा है। और जो चाइना का स्टैंस है उससे लग नहीं रहा है कि फ्यूचर में चाइना ऐसा नहीं करेगा। तो अभी ये अमेरिका में काफ़ी न्यूज़ में है कि एंथनी ब्लिंकन चाइना जा रहे हैं, और लोग ऑप्टिमिस्ट हैं, लेकिन बहुत ऑप्टिमिस्ट नहीं है कि इससे कुछ ब्रेक थ्रू निकलेगा जब तक चाइना अपने अड़ियल रवैये को छोड़ नहीं देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, इनिशिएटिव ऑन इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़। दोस्तों ये अभी हाल ही में इंडिया और अमेरिका के बीच में इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च किया गया है। और वो क्यों लॉन्च किया गया है? इंडिया और यूएस का जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप है उसको बढ़ाने के लिए। दोस्तों ये जो आइडिया है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाने का, वो सबसे पहले क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग जो पिछले साल मई में टोक्यो में आयोजित हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में इसकी बात की गई थी। और ये दोस्तों आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या। तो ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो नई हैं और विकसित हो रही हैं अभी। तो उनको साथ में अगर डेवलप किया जाएगा तो उसमें हम दुनिया के और देशों से ज़्यादा एज पा सकेंगे और उसमें हम ज़्यादा बढ़िया काम कर सकेंगे। जैसे उसका एग्जांपल देख लीजिए, 5G, 6G वायरलेस, सिविलियन स्पेस प्रोजेक्ट्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमी कंप्यूटर, ये सब दोस्तों इमर्जिंग हैं और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल फील्ड में, जैसे स्पेस साइंस में, डिफेंस में, ये सब काम आती हैं। तो इसीलिए इनको इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो इस पे इंडिया और अमेरिका ने एक मतलब समझौता साइन किया है, और अब वो इसका डेवलपमेंट मिल के करेंगे। दोस्तों अब आते हैं एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पे। दोस्तों हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक न्यूज़ में आया है क्योंकि कनाडा के एक जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने इस बैंक से रिज़ाइन कर दिया है। और क्यों रिज़ाइन कर दिया? उनका ये कहना है कि इस बैंक में चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ज़्यादा हैं और वो अब बैंकिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट काम करते हैं। इसीलिए कैनेडियन जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया। और इसके रिज़ाइनेशन के बाद नहीं, कनाडा ने अपने सारे जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बैंक है उसके प्रोजेक्ट्स पे एक समीक्षा की है कि एक रिव्यू ड्राइव चालू कर दिया गया है। तो अब दोस्तों देखते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है। दोस्तों ये 2016 में स्टार्ट किया गया था और मेनली चाइना द्वारा स्टार्ट किया गया था। और दोस्तों इसका काम क्या है? ये जो एशिया में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है उस पर फोकस्ड है, उसके लिए लोन देती है वहाँ के कंट्रीज़ को। शुरू में इसमें 57 मेंबर्स थे, लेकिन अभी इसमें 103 अप्रूव्ड मेंबर्स हैं। और जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है AIIB का, चाइना है। सेकंड लार्जेस्ट दोस्तों इंडिया है, और उसके बाद रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ भी इसमें अच्छे खासे कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो दोस्तों इंडिया, हैरानी की बात यह है कि इसमें इंडिया सेकंड नंबर का कंट्रीब्यूटर है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों इंडिया का ये कहना है कि ये सोशल और इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में वो चाइना के साथ है, ये एक अच्छा काम है। लेकिन एट द सेम टाइम वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया को लगता है कि इंडिया की सॉवरेंटी पे ये सॉवरेंटी को चैलेंज करता है। इसीलिए BRI का पार्ट ना होकर इंडिया AIIB का पार्ट है, और ना ही सिर्फ पार्ट है, उसमें सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है।
दोस्तों अब आते हैं एक टर्म पे, अर्बन कूल आइलैंड। आपने सुना होगा अर्बन हीट आइलैंड। अब आप सोच रहे होंगे अर्बन कूल आइलैंड क्या है, लेकिन इसको सोचिए और इसको जानिए भी, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है इसको अगले साल पूछ ले, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछने में माहिर है जो शायद ट्रेंड में नहीं चल रहा। तो हाल ही में एक स्टडी हुई, उसमें पता चला कि जो भुवनेश्वर और कटक है उसमें जो शहरी रीजन है उसमें दिन के टेम्परेचर कम हो गए हैं, मॉर्निंग टेम्परेचर लो हो गए हैं और नाइट टेम्परेचर बढ़ गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मॉर्निंग टेम्परेचर लो होने की वजह से तो जो अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने चेंज करके अर्बन कूल आइलैंड कर दिया है। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है? तो कटक में इसका रीज़न ये बता रहा है कि कटक जो है वो नदियों से घिरा हुआ है और नदियाँ जो हैं गर्मियों में सूख जाती हैं। तो सूखने की वजह से ये जो सैंड है वो काफ़ी टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है, जो कि बीच में जो शहर कंक्रीट है उससे ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हाई होने की वजह से दोस्तों ये ठंडा हो जाता है, इसको कंपैरेटिवली ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए इसको अर्बन कूल आइलैंड कहने लगे हैं सब। कूल आइलैंड का मतलब ये नहीं दोस्तों कि ठंडा हो गया है, कि अब आप बाहर घूमें, अब आप बाहर निकले तो आपको धूप नहीं लगेगी, ठंडा लगेगा, ऐसा नहीं है। कूल आइलैंड का मतलब कि जो आसपास के एरियाज़ हैं उनका इसका टेम्परेचर उससे थोड़ा कम है। दोस्तों इससे होता क्या है? अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी कंक्रीट की स्ट्रक्चर्स हैं वो दिन में जो सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य की हीट आती है, उसको अब्जॉर्ब करते हैं और अगल बगल के एरिया से गर्म हो जाते हैं और रात में इसी हीट को ये रिलीज़ करते हैं, जिससे रात का नाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है दोस्तों, बस ये अगल बगल के एरिया से कम हीटेड है, इसीलिए इनको अर्बन कूल आइलैंड कहा जाता है। और रात का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें, वो इसलिए क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड तो यहाँ अर्बन हीटिंग इफेक्ट तो यहाँ हो ही रहा है, अब बगल के एरियाज़ और हीटेड हो गए हैं, तो इससे रात का टेम्परेचर और बढ़ गया है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ ये जो फिनोमेना है ये कटक और भुवनेश्वर में इसको ऑब्ज़र्व किया गया और इसी के बारे में इस आर्टिकल में बात की जा रही है। अब दोस्तों नेक्स्ट खबर पे आते हैं। दोस्तों हमारे देश में टेक्सटाइल, अभी हमने देखा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट काफ़ी डाउन हो गया है। मई में हमारा ट्रेड डेफिसिट 5 मंथ लो चला गया था। तो उसी के कनेक्शन में हमारे टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट्स में भी स्लो डाउन हुआ है और ये 12.2% डिक्लाइन कर गया है मई में। तो मई में दोस्तों अब जैसा कि ये भी एक कंट्रीब्यूटर है हमारा जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ाने में, इसमें ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो दोस्तों देख लेते हैं टेक्सटाइल सेक्टर का जो कुछ फैक्ट्स हैं अपने हमारे देश का कि टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल मार्केट इज़ करेंटली वैल्यूड एट ओवर $150 बिलियन, ऑफ विच ओवर $40 बिलियन एक्सपोर्टेड। मतलब हमारे देश में जो टेक्सटाइल अपैरल मार्केट है वो 150 बिलियन का है उसकी वैल्यू, और 40 बिलियन इसमें से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसी में कमी आई है, यही एक्सपोर्ट जो है इसमें कमी आई है। इंडिया रैंक 5th इन 840 बिलियन ग्लोबल टेक्सटाइल एंड अपैरल मार्केट। दुनिया में भारत का 5वां स्थान है जो ग्लोबल अपैरल और टेक्सटाइल मार्केट है, और ये इंडिया के जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूट करता है, 7% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, 12% एक्सपोर्ट अर्निंग में कंट्रीब्यूट करता है और 21% लोगों को एम्प्लॉय करता है। दोस्तों तो एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सटाइल सेक्टर हमारे देश में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमारा देश जो है सिल्क का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 95% हैंड वूवन फैब्रिक्स जो है वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो अगर हमारे देश का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये हमारे इकोनॉमी के लिए एक चिंता की बात है। अब दोस्तों नेक्स्ट खबर पे आते हैं, मंकी पॉक्स। दोस्तों हाल ही में एशिया पैसिफिक रीजन जो है, एशिया पैसिफिक मतलब साउथ ईस्ट एशिया, ये जो इंडोनेशिया और ये जो वेस्टर्न पैसिफिक की कंट्रीज़ हैं, जो वो कंट्री वेस्टर्न पैसिफिक की कंट्रीज़ हैं उसे हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक में मंकी पॉक्स की जो केसेस हैं वो बढ़ गए हैं। ये आर्टिकल वही बता रहा है। तो दोस्तों मंकी पॉक्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब वो जानवरों से ह्यूमन में आता है, एनिमल टू ह्यूमन, तो इसीलिए इसको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। और इसको पॉक्स लाइक डिजीज़ अमंग मंकीज़, इसीलिए इसको मंकी पॉक्स का नाम दिया गया है। ये नाइजीरिया का एंडेमिक है, मतलब नाइजीरिया से इसकी उत्पत्ति हुई है और पहली बार ये रिपोर्ट किया गया था 1956 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और ह्यूमंस में, इंसानों में 1970 में पहली बार रिपोर्ट किया गया था, वहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और
2017 में सबसे ज़्यादा आउटब्रेक इसका नाइजीरिया में हुआ और उसके बाद ये देश दुनिया के अलग अलग देशों में फैला। इंडिया में भी इसका इफ़ेक्ट था कुछ दिनों पहले। और ये सिंपल मतलब ये जो नॉर्मल चिकन पॉक्स होता है उससे मतलब सिमिलर तो है लेकिन उससे ज़्यादा सीवियर होता है। इट लुक्स लॉट लाइक चिकन पॉक्स लेकिन वो उससे काफ़ी सीवियर होता है। तो इसीलिए WHO ने इसको एक इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया हुआ है साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक में। तो ये मंकी पॉक्स के बारे में कुछ जानकारी थी जो आपके एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। दोस्तों अब इंडियन एक्सप्रेस की कुछ खबरों को देख लेते हैं कि देखिए, इंडिया इज सेट टू गेट 11 की टेक्नोलॉजीज एज अ पार्ट ऑफ फाइटर जेट इंजन। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। जो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक है जो इंजन बनाती है, फाइटर जेट्स के इंजन बनाती है, और हमारे देश का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो अब मिलिट्री जेट इंजन्स को को मैन्युफैक्चर करेंगे, ऐसा ये न्यूज़ कह रही है। और ये जो डील है ये अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो यूएस की विज़िट पे जा रहे हैं या तो उससे पहले या उसके दौरान साइन हो सकती है। और ये दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक हमारे देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंक्लूडेड है। तो इसके लिए जो यूएस है उसको अपने कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दोस्तों यूएस की लॉ ये कहती है कि अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी दूसरे देश को ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ की जो संसद है, वहाँ की जो कांग्रेस है वो उसको अप्रूव देती है। दोस्तों अब ये जो इंजन्स बनेंगे उसे हम फाइटर जेट्स के लिए, अपने जो देश में हमने फाइटर जेट्स बनाया है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है कि हमने तेजस जो बनाया है वो है 70% इंडिया में बनी है, लेकिन उसके जेट जो इंजन वगैरह है वो हमको इम्पोर्ट करना पड़ा है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो अब जो हम फाइटर जेट्स यहाँ बनाएंगे अपने देश में वो 100% स्वदेशी होंगे, इंडिजीनियस होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट समझौता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर डील जो मनमोहन सिंह के समय पे हुआ था उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट समझौता होने वाला है अगर हो जाता है तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों पीटर रोनाल्ड डी सूजा एक मतलब स्कॉलर हैं जो एनसीईआरटी की बुक लिखते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स में पार्ट लेते हैं लिखने में, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। एनसीईआरटी की जो पैनल है जो लिखती है, क्यों विड्रॉ कर लिया है इसी के बारे में आर्टिकल कहता है। तो एनसीईआरटी के अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है दोस्तों कि एनसीईआरटीज़ ने चैप्टर के रैशनलाइजेशन करने के लिए उसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए वो हटा लिया। तो जो चेंजेस एनसीईआरटी ने किए हैं दोस्तों, कुछ रिसेंट चेंजेस हम देख लेते हैं। उसने क्लास 12 की एनसीईआरटी में मुग़ल एम्पायर और के जो रिलेटेड चैप्टर थे वो हटा दिए। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से मुग़ल से रिलेटेड जो चैप्टर थे वो हटा दिए। अमेरिकन हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो कोल्ड वॉर एरा का चैप्टर था वो हटा दिया। और राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस ये हटा दिया। पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस की किताब में, जो क्लास 12 की किताब है। क्लास 10 की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 की किताब से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी, ये चैप्टर सारे हटा दिए। थीम से वर्ल्ड हिस्ट्री से सेंट्रल इस्लामिक लैंड, क्लैश इन कल्चर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सारे चैप्टर हटा दिए। तो ये जो स्कॉलर्स हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों जो रिवीजन है, ये रैशनलाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, ये पहले भी होते आया है। और आप देखते होंगे कि एनसीईआरटी की बुक में पब्लिश्ड ऑन तो ईयर बाय ईयर रहता है, लेकिन रिवाइज्ड ऑन डेट एक फिक्स रहती है। 2000 रिवाइज्ड ऑन डेट 2004 देखेंगे, 2004 के बाद से 2011 और अब फिर से रिवीजन किया जा रहा है। तो ये रिवीजन जो होता है वो रैशनलाइजेशन का एक पार्ट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं की जाती हैं, कुछ पार्ट चेंज किया जाता है। लेकिन अब अगर यहाँ मुग़ल हिस्ट्री हटा दिया गया और वन पार्टी डोमिनेंस, इस टाइप के चैप्टर हटाने से जो हमारी अपोजिशन है वो क्वेश्चन कर रही है कि आप बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, उनको क्या सिखाना चाहते हैं, उन्हें आप सिर्फ क्या हिंदू नेशनलिज्म बताना चाह रहे हैं या उनको आप एक हॉलिस्टिक हिस्ट्री बताना चाहेंगे जो हमारे देश में हुई है। इस पर हमारे गवर्नमेंट का अलग सुझाव है कि ये सारे चैप्टर्स अब उतने रेलिवेंट इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से नहीं रह गए हैं और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको मैच नहीं करते हैं, इसलिए हटाया गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये एक पॉलिटिकल मूव है या ये सही मूव है एनसीईआरटीज़ के रैशनलाइजेशन के लिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही। कल हम फिर आएंगे 19 जून का करंट अफेयर्स लेके। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।